हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूसेंट स्पेशल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत में। हम लोग जो लूसेंट पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत, भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत में हम लोग जो लूसेंट पढ़ रहे हैं, हम लोग का ये लेक्चर वीडियो है वो लेक्चर नंबर 4 है। तो ये हम लोग का चौथा लेक्चर है लूसेंट का इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले कक्षा में हम लोगों ने समोद के बारे में पढ़ा था। 4 प्रकार के समोद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। पहला समोद विक्रम समोद, दूसरा समोद शक समोद, तीसरा समोद हम लोग का गुप्त समोद, चौथा समोद हिजरी समोद। अब देखिए, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इस विक्रम समोद स्टार्ट होता है 57 या 58 ईसा पूर्व से। अच्छा, आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि शक समोद कब से शुरू होता है, तो ये शुरू होता है 78 ईस्वी से। ये उसके बाद गुप्त समोद स्टार्ट होता है 319 या 20 ईस्वी से, और हिजरी समोद स्टार्ट होता है 622 ईस्वी से। तो देखिए, इन तीनों समोद से सबसे अलग समोद कौन सा है, तो जो हम लोग का विक्रम समोद है, जो कि 57 या 58 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है। तो चलिए हम लोग 2 क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि शक समोद और हिजरी समोद में शक समोद और हिजरी समोद में कितने दिनों का जो है हम लोग का डिफरेंस है। शक समोद और हिजरी समोद में हम लोग का अंतर क्या है, यानी कि डेट का जो हम लोग का अंतर क्या है, कितने दिनों का अंतर है। तो देखिए, शक समोद जो है स्टार्ट कब से होता है, तो शक समोद स्टार्ट होता है 78 ईस्वी से। हिजरी समोद स्टार्ट होता है 622 ईस्वी से। इन दोनों में हमको अंतर ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है। 622 ईस्वी में से कितना है, 78 ईस्वी को घटा दिया जाए तो हम लोग का बचेगा 12 में से 8 घटा 4, और यहाँ पर 11 में से 7 घटेगा तो 4 बचेगा, और 6 में से 1 दे दिया यहाँ से तो बच गया 5, यानी कि 544 ईस्वी का अंतर है। तो क्वेश्चन में अगर आ जाए कि शक समोद और हिजरी समोद में कितने दिनों का अंतर है, तो हम लोग क्या कहेंगे 544 ईस्वी का अंतर है। कितने ईस्वी का अंतर है, तो 544 ईस्वी का अंतर है। शक समोद और हिजरी समोद में अंतर कितने दिनों का है, तो 544 ईस्वी का अंतर है। 544 ईस्वी का अंतर ये शक समोद और हिजरी समोद में है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखने वाले हैं विक्रम समोद। विक्रम समोद विक्रम समोद का है या शक समोद और विक्रम समोद में अंतर। शक समोद अंतर बताना है विक्रम समोद। शक समोद और विक्रम समोद में इसमें भी दिन का हम लोग का अंतर बताना है कि कितने दिनों का अंतर है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, शक समोद स्टार्ट कब से होता है, तो शक समोद स्टार्ट होता है 78 ईस्वी से, और विक्रम समोद स्टार्ट होता है ईसा पूर्व, यानी कि 57 या 58 ईसा पूर्व। करना कुछ नहीं है, हम लोग जानते हैं कि ईसा पूर्व में जो डेट होता है वो उल्टा की ओर चलता है। उल्टा कैसे चलता है, अब ये ईस्वी पूर्व है तो 57 से तो 58 हो नहीं सकता है, 58 से 59 हो नहीं सकता है। क्या होगा, तो 57 से 56 होगा, 57 से 56 होगा, 56 से 55 होगा, 55 से 54 होगा, 54 से 53 होगा, 53 से 52, उसके बाद 51, 50, इसके बाद ऐसे ही चलती रहेगी। उसके बाद आ जाएगा, हम लोग जितना पीछे चलते जाएंगे लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 ईस्वी। 0 ईस्वी कब आएगा, तो 0 ईस्वी आएगा 57 ईस्वी के बाद। 57 ईस्वी के बाद जब 0 ईस्वी आएगा तो हम लोग को करना क्या है कि 78, ठीक है,
78 ईस्वी और 57 ईस्वी को अगर जोड़ दिया जाए तो शक संवत और विक्रम संवत में अंतर पता चल जाएगा कि कितने दिनों का है। तो हम लोग क्या करेंगे, 78 ईस्वी और 57 ईस्वी को प्लस कर दिया जाएगा तो 8 7 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा, 12 1 13, 135 ईस्वी का अंतर है। तो क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए शक संवत और हिजरी संवत में कितने ईस्वी का अंतर है, ये देखिए यहाँ पर कितने ईस्वी का अंतर है, शक संवत और हिजरी संवत में कितने ईस्वी का अंतर है, तो 544 ईस्वी का अंतर है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा शक संवत और विक्रम संवत में अंतर बताएं, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 135 ईस्वी का अंतर है। कितने ईस्वी का अंतर है, तो 135 ईस्वी का अंतर है। ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने 4 प्रकार के संवत के बारे में पढ़ा। कौन कौन सा संवत, विक्रम संवत, शक संवत, उसके बाद हम लोग का गुप्त संवत, उसके बाद हिजरी संवत। आगे चलेंगे हम लोग का जो कैलेंडर है वो किस संवत से आधारित है। हम लोग का जो कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो कि शक संवत से आधारित है। हम लोग का जो महीना है वो चैत से स्टार्ट होता है और हम लोग का जो महीना है वो फागुन में खत्म हो जाता है। हम लोग का जो चैत का महीना देखिए, तो 21 मार्च को हम लोग का लास्टवा साल खत्म हो जाता है और 22 मार्च से हम लोग का नया साल स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग का जो नया साल होता है वो स्टार्ट होता है चैत से और खत्म होता है फागुन में। तो ये हम लोग का मंथ है जो कि हम लोग का हिंदी कैलेंडर में होता है। और हिंदी कैलेंडर जो हम लोग का ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो किस संवत से संबंधित है, तो वो शक संवत से संबंधित है। आगे हम लोग पढ़ेंगे वेद के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के रचनाओं को पढ़ने वालों को हम लोग क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्र। ऋग्वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो होत्र कहते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे तीसरा जो वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद पढ़ने वाले हैं हम लोग। इसके इसके जो रचनाएं हैं, ऋचाएं को हम लोग क्या कहते हैं, रचनाएं। तो इसके रचनाएं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं हम लोग, तो अथर्वणीय। अथर्वणीय किसे कहते हैं, तो यजुर्वेद की रचनाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, अथर्वणीय। यजुर्वेद की रचनाओं को पढ़ने वालों को कहते हैं अथर्वणीय। तो इस ऋचाएं का मतलब रचनाएं होता है और इसके रचनाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, अथर्वणीय। ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे यजुर्वेद का जो उपवेद है, इसका उपवेद क्या है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो पूजा पाठ में मंत्र का उपयोग किया जाता है वो किस वेद से संबंधित है, तो यजुर्वेद से संबंधित है। पूजा पाठ में जो मंत्र यूज किए जाते हैं वो यजुर्वेद से संबंधित है। किस वेद से संबंधित है, तो यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है। इसमें जो और एकमात्र वेद जिसमें गद और पद दोनों आते हैं वो कौन सा वेद है, तो यजुर्वेद। गद और पद एकमात्र वेद इसमें गद और पद दोनों आते हैं, यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद के ऋचाएं या रचनाओं को पढ़ने वालों को अथर्वणीय कहते हैं। उसके बाद हम लोग का छोटा सा वेद जो कि सामवेद है। तीसरा वेद सामवेद। सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को कहते हैं उद्दात्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्दात्र कहते हैं। सामवेद की रचनाओं या ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, उद्दात। उसके बाद संगीत का जन्म किस वेद से होता है, संगीत का जन्म किस वेद से होता है, तो संगीत का जन्म होता है हम लोग का सामवेद से।
संगीत का जन्म किस वेद से होता है? सामवेद से। स से शाम, स से संगीत, तो संगीत का जन्म होता है सामवेद से। इसकी रचनाओं को पढ़ने वाले को उद्दात्र कहते हैं। उसके बाद सामवेद का जो उपवेद है उसका नाम है गंधर्व वेद। तो सामवेद का उपवेद क्या हो गया? गंधर्व वेद हो गया। उसके बाद लास्ट वेद हम लोग जो लास्ट वेद पढ़ने वाले हैं वो वेद हम लोग पढ़ेंगे अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद या शिलावेद, दोनों कह सकते हैं। तो ये अथर्ववेद का उपवेद क्या है? तो इसका उपवेद क्या है? तो इसका उपवेद है शिलावेद। ठीक है। इसके रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? रचनाओं या ऋचाएं। तो इसके रचनाओं को पढ़ने वालों को कहते हैं ब्रह्मा। क्या कहते हैं? ब्रह्मा। इसके रचनाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। तो देखिए यहां पर, अच्छा अब देखिए जादू टोना, वशीकरण, उसके बाद बलिदान, जादू टोना, वशीकरण, बलिदान किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। जादू टोना, वशीकरण, बलिदान किस वेद से संबंधित है? तो हम लोग का ये अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिलावेद या शिल्पवेद भी कह सकते हैं, शिल्पवेद या शिलावेद। इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहा जाता है। इसके रचनाओं को पढ़ने वालों को ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा। ठीक है। इसके रचनाओं को पढ़ने वालों को ब्रह्मा कहते हैं। इसका उपवेद शिलावेद है। जादू टोना, वशीकरण, बलिदान किस वेद से संबंधित है? तो हम लोग का किस वेद में आता है? अथर्ववेद में आता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए इसमें कन्या के जन्म की निंदा। कन्या के जन्म की निंदा किस वेद से होती है? कन्याओं या कन्या की जन्म की निंदा इससे होती है? अथर्ववेद से होती है। और अथर्ववेद का उपवेद आप लोग याद कर चुके होंगे कि अथर्ववेद का उपवेद शिलावेद है। क्या है? अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिलावेद है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें भी एक देवता है। कौन से देवता? जिनका नाम है प्रजापति। क्या नाम है? प्रजापति। अथर्ववेद में हम लोग देखेंगे प्रजापति। अथर्ववेद में कौन से देवता? प्रजापति। कौन से देवता? प्रजापति। तो प्रजापति के दो बेटियां, पहली सभा और दूसरी समिति। सभा और समिति किसकी बेटियां थी? प्रजापति। देवता जो थे प्रजापति की बेटियां सभा और समिति। और प्रजापति जो थे किस वेद से संबंध रखते थे? प्रजापति किस वेद से संबंध है या संबंध रखते हैं? तो वो हो जाएगा हम लोग का अथर्ववेद। प्रजापति जो कि देवता है, हम लोगों ने पढ़ा था ऋग्वेद में, पढ़ा था हम लोगों ने कि उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें 10 मंडल हैं, जो कि तीसरे मंडल में सोम देवता सावित्री को समर्पित मंडल, तीसरा मंडल किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। यजुर्वेद। यजुर्वेद के रचनाओं को पढ़ने वालों को कहते हैं अथर्ववेद। इसका उपवेद है धनुर्वेद। इस गद और पद किस वेद में आते हैं? यजुर्वेद में आते हैं। यजुर्वेद पूजा पाठ में जो मंत्र उपयोग किए जाते हैं वो भी यजुर्वेद में आते हैं। तीसरा सामवेद। सामवेद में संगीत की उत्पत्ति किस वेद से होती है? सामवेद से होती है। इसके रचनाओं या ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्दात्र कहते हैं। उसके बाद इसका उपवेद गंधर्ववेद है। चौथा वेद अथर्ववेद है, जिसमें इसके अथर्ववेद में इसके रचनाओं या ऋचाओं को पढ़ने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसकी रचनाओं को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद का उपवेद शिलावेद है। उसके बाद जादू टोना, वशीकरण, बलिदान किस वेद से संबंध है? अथर्ववेद।
किस वेद में है? अथर्ववेद में। जादू टोना वशीकरण और बलिदान, ठीक है। कन्या के जन्म की निंदा किस वेद में? ये भी अथर्ववेद, ठीक है। उसके बाद देवता प्रजापति किस वेद में? अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिलावेद या शिल्पवेद। उसके बाद देवता प्रजापति की 2 बेटियां सभा और समिति। तो चलिए हम लोग का जो वेद है, 4 प्रकार के वेद हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हम लोग का वेद समाप्त हो चुका है इस वीडियो में। वेद कितने थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। वेद के रचयिता कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, वेद के रचयिता, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास को लेकर, और हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद।